ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का नेचर हमने समझा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। रेजिस्टेंस को हम किसी भी चीज का डायमेंशन के ऊपर बेस करके हम लोग कैसे कोई एक रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, वो हमको पता चल गया है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? यस The सर। resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area, और ये नेचर के डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है सिल्वर का। ये सारी बातें हमने की। पावर के ऊपर बात किया, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, किसी से भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं। और फिर हमने बात की थी सीरीज पैरेलल सर्किट पे, कि सीरीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल होने से रेजिस्टेंस घट जाता है। चीजों को समझने की कोशिश करना। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाता हूं तो फिर मेरा रेजिस्टेंस एन टाइम्स बढ़ जाएगा, और एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल लगाता हूं तो रेजिस्टेंस एन टाइम्स घट जाएगा। ये सारी बातें हमने कर ली। ओके, और ओम्स लॉ हमको पता है, B इज प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ हमको पता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहीं से हम लोग B इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो मेरा रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मेरा ओम्स लॉ वैलिड है, ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। अभी देखो, आज दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करने वाला हूं। एक है मेरा केसीएल, और एक है केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि भाई किसी भी एक नोड पे, किसी भी नोड पे जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट निकल के जाना चाहिए। अगर इसमें से I1, I2, I3 करंट इन हो रहा है और I4 और I5 अगर निकल के जा रहा है, आउटगोइंग है, तो इस नोड पे किसी, केसीएल कहाँ पे लगता है? केसीएल लगता है किसी एक नोड पे जहां पे बहुत सारे ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रहे हैं। उस नोड पे करंट का क्या होगा? सम ऑफ ऑल करंट विल बी इक्वल टू 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0 होना है ना। अब बोलो ये सारा करंट कैसे 0 हो रहा है? भाई यहां से अगर I4 और I5 निकल के जा रहा है तो फिर ये क्या होगा? I4 विल बी माइनस इन मैग्नीट्यूड, I5 विल बी माइनस इन नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड। तो सम ऑफ I1, I2, I3 जो इनकमिंग होगा वो जितना आउटगोइंग करंट है मेरा उसके बराबर होगा। वही होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। एम आई क्लियर? अभी ये हमारे ऊपर है कि हम लोग इनकमिंग करंट को प्लस पॉजिटिव पकड़े और आउटगोइंग को नेगेटिव पकड़े, या फिर इनकमिंग को नेगेटिव पकड़ लो और आउटगोइंग को पॉजिटिव पकड़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आज हम लोग साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे, साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे, तो एकदम बहुत अच्छे से समझना, चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। अभी देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? केवीएल,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड मैश में, क्लोज सर्किट पे, क्लोज लूप पे, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप I into R plus sum of all EMFs is equal to 0। मतलब अगर एक मैश है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई एक सोर्स लगा हुआ है, और पकड़ लो यहाँ पे भी मैं एक सोर्स लगा देता हूँ, ये इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, R1 R2। तो ये सारा जो EMF होगा उसका काम क्या है, 0 होना है। ये होता है मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से जब हम शुरू करेंगे और घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, एक ही पॉइंट पे आ रहे हो तो फिर पोटेंशियल तो 0 ही मिलेगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो मुझको मिलेगा, पकड़ लो R1 का, R1 के अक्रॉस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर R2 में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, E2 कुछ एक वोल्टेज दे रहा होगा, E1 कुछ वोल्टेज दे रहा होगा। तो जितना वोल्टेज कोई देगा और जितना वोल्टेज कोई लेगा, दोनों बराबर होने चाहिए किसी भी एक क्लोज लूप पे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मेरा ड्रॉप 0। अब देखो यहाँ पे आती है साइन कन्वेंशन की बातें कि हम जब नेटवर्क सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम किसको प्लस ले किसको माइनस ले, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी बात। तो यहाँ पे बहुत ही आसान चीज है, अगर आप इजीली सब पकड़ते हो तो बहुत आसान चीज है। इसको हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे वोल्टेज के हिसाब से, मतलब राइज इन पोटेंशियल। अब राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन पोटेंशियल, ये दो चीज देखेंगे। राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन पोटेंशियल। पकड़ लो एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे आपने कोई एक वोल्टेज लगाया हुआ है, कोई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसमें से करंट पास कर रहा है आई। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट हमेशा रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन अगर दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस लगा सकते हैं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कैसे पास करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास करता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर कोई एक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और उसमें अगर प्लस माइनस मार्क है, इसका मतलब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाना है। और अगर सर्किट को एनालिसिस करते टाइम आपका ऐसा आया कि आपका जो करंट है ना वो निगेटिव से इन हो रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, तो वो निगेटिव करंट कहलाएगा। एम आई क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस है मेरा और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो जिस तरफ से करंट जा रहा है उस साइड को हम प्लस पकड़ेंगे, ये इसको माइनस पकड़ेंगे, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल, ये मेरा लोअर पोटेंशियल। क्लियर? सिमिलरली जब ये किसी एक सेल के साथ कनेक्टेड है, ये जो वोल्टेज सोर्स लगाए हो, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स का प्लस, ये हो गया माइनस। अब करंट कैसे पास करता है, सेल में कैसे पास करता है, देखो करंट अगर ऐसे जाएगा तो सेल के अंदर कैसे
कौन से टर्मिनल से घुस रहा है, नेगेटिव से घुसेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, करंट ऐसे पास करेगा, है ना, जो कन्वेंशनल करंट है वो ऐसे पास करेगा। तो जब कभी भी आप सर्किट को एनालिसिस कर रहे हो, आप किसी भी पॉइंट से शुरू करो और ये इक्वेशन लिखना शुरू करो, तो आप देखो कि आप जब जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो ना, आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो या फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, और ये आपके हाथों में है कि आप राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले सकते हो या नेगेटिव ले सकते हो। हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा कन्वेंशन चेंज करते हैं और राइज इन पोटेंशियल को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और यही हम लोग फॉलो करते रहेंगे। सर जितना भी नेटवर्क सॉल्व करेंगे, हम लोग राइज इन पोटेंशियल को क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव पकड़ लेंगे, और फॉल इन पोटेंशियल को पॉजिटिव पकड़ लेंगे। ये आपके हाथ में है, आप राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले सकते हो, फॉल इन पोटेंशियल को तब नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव लिया, इसका मतलब यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरा जो पहला टर्मिनल होगा साइन का, वो पहला साइन मुझको दे देना है। ये क्या है, फॉल इन पोटेंशियल है, तो पहले क्या आ रहा है, प्लस, वही साइन हम दे देंगे। यहाँ पे देखो, ये राइज इन पोटेंशियल है तो ये माइनस है, तो पहला जो साइन आएगा वही हम दे देंगे। ठीक है, तो चलो एक एक इक्वेशन लिखते हैं किरचॉफ लॉ का, तो बेटर समझ में आएगा। आप लोग मेरे साथ बनाओ सर्किट को। ये वाला सर्किट मेरे साथ पेन एंड पेपर लेके बैठो। R1, R2, R3, E1, E2। अभी इस सर्किट का ना हम लोग क्या लिखने वाले हैं, केवीएल इक्वेशन लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप इस, ये जो सर्किट है, नेटवर्क है, इसको नंबरिंग करो, नेमिंग करो। मैं ए से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू कर दू, ए, बी, सी। मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल नोड कितने हैं, नोड कितने हैं इसमें, उत्तर। नोड क्या होता है, नोड होता है किसी भी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट, पैसिव हो एक्टिव हो, जिस जगह पे लगा हुआ है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं एक नोड। तो ये हो गया एक नोड R1 और E1 के बीच पे, ये हो गया दूसरा नोड बी नोड, जहाँ पे R1 R2 R3 कनेक्टेड है। ये हो गया मेरा तीसरा नोड जहाँ पे R3 एंड E2 कनेक्टेड है, और ये हो गया मेरा चौथा नोड, फोर्थ वन, है ना। अब फोर्थ वन क्या है, E2 R2 E1 सब कनेक्टेड है। देखो यहाँ ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है यहाँ तक, तो ये सब एक ही नोड कहलाएगा। ये कनेक्शन क्या है, सेम वोल्टेज लेवल पे है, तो दिस इज माय रेफरेंस नोड, और इसको मैं डी नोड बोल देता
एम आई क्लियर? अब हम लिखना शुरू करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसका इक्वेशन लिखेंगे। और मैं शुरू करता हूँ ना ए पॉइंट से शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से शुरू करूंगा और घूम के फिर से ए पॉइंट पे ही आ जाऊंगा। तो जो मैं लूप इक्वेशन लिखूंगा, उस मैश को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ए बी सी डी, और इसको बोल देता हूँ ई, इसको बोल देता हूँ एफ। तो लूप ए बी डी एफ ए, इस मैश के लिए मैं लिखने वाला हूं अपना केबीएल। सबसे पहले ए से शुरू करेंगे। तो ए से जब मैं जा रहा हूं, मैं मुझको क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला R1, और R1 पे मेरा करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। जब करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है तो मैं पहले प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी मार्क कर लेता हूं। तो यहाँ पे ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। फिर देखो I2 इस इधर से जा रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ ही मूव करेगा किसी भी पैसिव एलिमेंट पे। फिर यहाँ पे देखो I3, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा मेरा माइनस। E2 ये प्लस ये माइनस, E1 ये प्लस ये माइनस। अब हमने सारे प्लस माइनस मार्क कर लिया है। अभी क्या करेंगे, यहां से शुरू करके घूमेंगे और जो भी साइन पहले आएगा वो साइन दे देंगे। ओके, तो पहला साइन क्या है, ये प्लस आ रहा है, तो मैं प्लस पॉजिटिव लेता हूं। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 R1 वोल्टेज ड्रॉप, I1 R1 का वोल्टेज ड्रॉप। फिर R2 मिला BD में, R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, पहले तो साइन देखो, क्या साइन देंगे, जो पहला साइन आया प्लस प्लस, और I2 R2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आके मुझको पोटेंशियल मिला E1, और पहला साइन क्या मिल जाए, माइनस, मतलब ये राइजिंग पोटेंशियल हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो राइजिंग पोटेंशियल हमने नेगेटिव लिया हुआ है, पहला साइन माइनस, और माइनस E1 कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। आ गए अपनी जगह पे, समझ में आया? तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या देखिएगा आपको, I1 प्लस R1 I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1। होगा कि नहीं होगा, कि E1 के वजह से जितना वोल्टेज मिला उतना वोल्टेज ये दोनों रेजिस्टेंस में एब्जॉर्ब हो गया। एम आई क्लियर? सिमिलरली मैं अगर बी सी डी ई डी के लिए लिखता हूं, एक इक्वेशन लिखूं, बी सी ई डी डी, तो यहां से शुरू करते हैं और ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो पहला क्या मिला मुझको, I3 R3 मिला, और प्लस पहले आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले दे देता हूँ प्लस, और I3 R3, और फिर देखो इधर आएंगे तो क्या मिलेगा मुझको, E2, और E2 में क्या हो रहा है, प्लस में घुस रहा है और माइनस से निकल रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल इन पोटेंशियल। तो फॉल इन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, क्योंकि प्लस साइन मेरा पहले आ रहा है, तो मैं पहला साइन लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे दे देता हूँ E2। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे होके ऐसे जा रहा हूँ। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझको कौन सा साइन पहले मिला, माइनस। मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब राइजिंग पोटेंशियल। राइजिंग पोटेंशियल होता है नेगेटिव, पहला साइन माइनस है, तो माइनस I2
R2 इज इक्वल टू सी। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। एम आई क्लियर? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं I2 R2 को इस साइड ले जाऊं तो I2R2 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस I3R3 will be equal to E2। क्या मेरी बात समझ में आई? काल अखी। यस सर। तो हमेशा ना कभी भी कोई भी नेटवर्क आपके सामने हो तो सबसे पहले तो देखो कि कुछ करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है क्या। अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम लोग मार्क करेंगे पोलरिटी को, प्लस माइनस दे दे। सारे में प्लस माइनस देने के बाद अगर मुझको केवीएल लिखना है तो मैं किसी भी एक पॉइंट से शुरू करूंगा और घूम के ना उसी पॉइंट तक आ जाऊंगा। और रास्ते में जितने सारे रेजिस्टेंस या फिर कोई भी आपका सोर्स मिलता है तो देखेंगे कि उसका पहला सिंबल क्या है। अगर प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, ठीक है, और लिख देंगे इक्वेशन को। ये होता है मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ कैसे काम करता है, वो ब्रांच करंट के ऊपर काम कर रहा है। किरचॉफ करंट लॉ इज यूटिलाइजिंग ब्रांच करेंट्स, है ना, हर एक ब्रांच का। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हर एक लूप के पोटेंशियल के ऊपर। तो वोल्टेज लॉ पोटेंशियल पे काम कर रहा है, करंट लॉ करंट पे काम कर रहा है, और हम लोग इनके मदद से सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ये चाहे एसी हो या डीसी हो, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ एसी सर्किट में भी काम में आएगा और डीसी सर्किट में भी काम में आएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग यूज करेंगे। एक को हम बोलते हैं नोडल इक्वेशन। और ये नोडल इक्वेशन कुछ और नहीं है, अलग नहीं है। ये क्या है, ये किरचॉफ करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ है। केसीएल प्लस ओम्स लॉ। मतलब जब हम नोडल इक्वेशन लिखते हैं तो हर एक नोड पे ना कोई भी एक सर्किट पकड़ लेते हैं। ये वाला सर्किट में उठा लेता हूँ, ये वाला सर्किट उठा लेते हैं। और अगर मुझको नोडल लिखना है तो क्या करते हैं कि हर एक नोड पे इसका इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोड कितना मिला मुझको, तो टोटल दिख रहा है 6। एक, ये 1 2 3 4 5 6, बट है कितना एक्चुअली 4, क्योंकि डी और ई के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, एफ और डी के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सेम नोड हो गए। तो टोटल 4 नोड है। 4 नोड में से एक नोड को हम लोग रेफरेंस पकड़ लेंगे। तो ये एफ डी ई, ये वाला हो गया मेरा रेफरेंस नोड। और रेफरेंस नोड को हम क्या बोलते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंडेड है, तो ये जीरो पोटेंशियल पे है। अब उसके रेफरेंस पे बाकी नोड का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, है ना। और जितने सारे नोड पे लिखोगे मतलब करंट लिखोगे, और करंट को लिखेंगे हम वोल्टेज के टर्म पे लिखेंगे। करंट को ओम्स लॉ यूज करके करंट को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R, है ना, है कि नहीं। किसी भी नोड पे, किसी भी नोड पे जो करंट, सारे करंट का प्लस करने से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और उसी करंट को हम लोग, क्योंकि करंट तो मुझको पता नहीं है, तो हम लोग वोल्टेज के टर्म पे करंट को डिफाइन करेंगे नोडल इक्वेशन पे। तो देखते हैं किस तरीके से लिखना है। देखो सर्किट पे आपको अगर पोटेंशियल पता नहीं है तो आप पहले एज्यूम कर लो
कि हर एक नोड पे एक एक वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? जैसे ये ए नोड है तो यहाँ पे वी ए, मैं पकड़ रहा हूँ वी ए पोटेंशियल है, यहाँ पे वी बी पोटेंशियल है, यहाँ पे वी सी पोटेंशियल है। ठीक है, और ये तो जीरो पे है, वी डी इक्वल टू जीरो। अब मेरे को बताओ R1 से जो करंट पास कर रहा होगा वो करंट कितना होगा, करंट का वैल्यू कितना होगा, ये I1 करंट का वैल्यू कितना होगा? I1 करंट का वैल्यू कितना होगा? मुख्तार, लकी। I1 करंट का वैल्यू होगा वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई R1। इस R1 यहाँ पे ब्रांच, I1 करंट कौन से ब्रांच से जा रहा है? R1 के ब्रांच से जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है R1, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो दो पोटेंशियल है, एक है वी ए, एक है वी बी। अब ये वी ए माइनस वी बी होगा कि वी बी माइनस वी ए होगा, ये तो मुझको पता नहीं है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे रहेगा भाई, ये वाला कि ये वाला। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी हम लोग नोडल इक्वेशन लिखते हैं तो जिस नोड के लिए मैं लिख रहा हूँ उस नोड को सुपर नोड, सुप्रीम नोड बोलूंगा, और उसी पे बैठ के मैं बोलूंगा कि इसमें ना सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हम इसी के ऊपर बैठ के लिख रहे हैं। तो अगर बी 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 नोड के लिए जब मैं लिखूंगा केस नोडल, तो बी बी को मैं बोलूंगा हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, दिस विल बी एट हाईएस्ट पोटेंशियल। सिमिलरली जब मैं ए नोड के लिए लिखूंगा तो मैं बोलूंगा ए इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल। इसका मतलब जिस नोड पे मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं वही हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, और उससे सारे करंट जो है सारे निकल के जा रहे होंगे, आउटगोइंग करंट होंगे सारे। ओके, तो इस सर्किट के लिए मैं नोडल लिखता हूं। नोडल कैसे लिखूंगा देखो, एट ए, ए नोड पे क्या हो रहा है? ए नोड पे मैं देख रहा हूं कि एक तो हो गया आपका अ, अच्छा यहाँ पे सोर्स हो जाएगा तो दिक्कत है, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R4, ये बाद में डिस्कस करूंगा कैसा हो। R4 लगा दिया, यहाँ पे मैं एक R5 लगा दिया। ठीक है, तो अभी देखो मैं ये ए नोड पे मैं अगर नोडल लिखता हूँ तो ए इज द एट हाईएस्ट पोटेंशियल, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए से आउटगोइंग करंट है, तो वी ए माइनस E1, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? E1 है, तो वी ए माइनस E1, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R4 डिवाइडेड बाई R4। फिर इससे बैठ के इसका, तो ये कैसा है? आउटगोइंग करंट है, और आउटगोइंग करंट को मैंने क्या ले लिया? प्लस ले दिया, पॉजिटिव करंट ले लिया। तो ये भी आउटगोइंग करंट ही है, और आउटगोइंग करंट है तो प्लस देंगे। हाईएस्ट पोटेंशियल है मेरा वी ए माइनस लो पोटेंशियल है वी बी, तो यहाँ पे दे दूंगा वी बी। बीच में रेजिस्टेंस है R1। तो ये जो ए नोड है उसके साथ कितना ब्रांच कनेक्टेड है? दो ही ब्रांच कनेक्टेड है, दोनों ब्रांच का करंट मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं बी नोड के लिए लिखना चाहता हूँ तो एट बी इस नोड पे, तो अब बी नोड पे जब लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा हाईएस्ट
पोटेंशियल, तो अगर ये हाईएस्ट पोटेंशियल है तो आउटगोइंग करंट मैं पॉजिटिव लूंगा, तो आउटगोइंग करंट पॉजिटिव लेने से वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई R1। फिर दूसरा है सी की तरफ, तो आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लूंगा और ये हाईएस्ट पोटेंशियल में है तो करंट निकल के जा रहा होगा, तो वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई R3। और एक इधर भी करंट जा रहा होगा बी नोड की तरफ, तो वो भी अगर जा रहा है तो फिर प्लस वी बी, और इस डी नोड पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? तो खुद से और देखना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके हाँ, ये क्लियर होने वाला है। ठीक है, जब काम करता हूँ एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं तो समझ में आएगा। कर ले, सर्किट में देता हूँ तुमको। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी ये अगर मेरा सर्किट है तो आपको सारे करंट्स निकालने हैं, या फिर पकड़ लो मैंने पूछा आपसे कि ये जो ब्रांच है इस ब्रांच से कितना करंट पास करेगा, 5 ओम का जो रजिस्टर है उससे कितना करंट पास कर रहा होगा बीच वाला। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को निकालने के लिए, अगर मैं बोलता हूँ कि आई इज इक्वल टू व्हाट निकालना है, तो आसान तरीका ये है कि मैं इस पॉइंट पे नोडल लिखूं। ओके, तो नोडल लिखने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि आप सबसे पहले तो नोड को आइडेंटिफाई करो, है ना। तो ये हो गया एक नोड, दो, तीन और चार। ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो मैं इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी एंड डी, क्योंकि ये लाइन तो सेम पोटेंशियल पे है।
ए नोड पे मैं बोल रहा हूँ कि वी ए पोटेंशियल है, बी नोड पे भी बी पोटेंशियल है, सी नोड पे मेरा वी सी पोटेंशियल है, और डी नोड जो है वो ग्राउंड पे है, जीरो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट जीरो पे है तो वी ए का वैल्यू कितना होगा बोलो, वी ए का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो वी ए कितना होगा? हम्म? ये कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो अगर ये पॉइंट जीरो है तो ये पॉइंट कितने में है? 20 वोल्ट पे है ना? दिस पॉइंट इज एट 20 वोल्ट। समझ आया मेरी बात मुख्तार? जब हम लोग बोल रहे हैं कि डी इज एट जीरो, तो ये पॉइंट हो गया जीरो पूरा, और ये रहा मेरा वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का। तो वी ए कितना होगा? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ड्रॉप है ही नहीं यहाँ पे। कोई ड्रॉप अगर नहीं है तो इस पॉइंट पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज मुझको वी ए में मिलेगा। तो मेरा वी ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 20 वोल्ट। सिमिलरली वी सी क्या होगा? देखो यह पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट 10 वोल्ट। ये पॉइंट कितने में है? जीरो में है। तो इधर अगर निगेटिव है जीरो पे, तो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट कितने में होगा? 10 वोल्ट पे होगा। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, सोर्स है। ठीक, तो वी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, अभी वी बी कितना है वो पता नहीं है मुझको। अगर करंट निकालना है आई, तो मुझको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? आई करंट निकालने के लिए मुझको एक तो ये रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि पता है मुझको 5 ओम है। और दूसरा चीज पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। अगर मैं वी बी निकाल लूं तो मैं करंट बता सकता हूँ कि वी बी बाई 5। क्लियर? तो मैं यहाँ पे नोडल लिखता हूँ। नोडल इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि एट नोड बी क्या हो रहा है? दिस इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल पकड़ेंगे, तो इट विल बी वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई कितना? रेजिस्टेंस कितना है बीच में? 5। फिर इससे इसको मारो, तो प्लस, आउटगोइंग प्लस देंगे, वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई कितना है? 6, प्लस ये वाला करंट बच गया, इसको लिखो, वी बी माइनस कितना है, ये तो जीरो पे है, तो वी बी बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब अपने को पता है कि वी बी बाई 5 माइनस वी ए कितने में है भाई? वी ए है मेरा 20 वोल्ट। तो 20/5, 20/5 प्लस वी बी बाई 6 माइनस वी सी कितने में है? प्लस 10 वोल्ट पे है, तो 10/6 प्लस वी बी, तो पता नहीं है वी बी। अभी देखो अननोन रेजिस्टेंस क्या रह गया मेरे लिए? सिर्फ वी बी रह गया। कैलकुलेट करेंगे तो वी बी निकल जाएगा, और अगर मेरा वी बी निकल गया तो करंट निकालना बड़ी बात नहीं है। आई विल बी इक्वल टू वी बी बाई 5। कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? लकी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आइडिया आया है अभी।
थोड़ा थोड़ा आइडिया आया है। हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा ठीक से। देख के तो देखना ही पड़ेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल का आइडिया आता है। ठीक है, तो एक एक और एक करो तो देखते हैं। एक और मैं देता हूँ। लास्ट का लाइन है ना सर, भी वो एक बार और बोल दीजिए ना। अरे बाबा, यहाँ पे हमने लिख दिया, पकड़ लो। ये क्या निकल गया, नोड इक्वेशन किसके लिए लिखा इसमें, बीबी में। अब बीबी का नोड इक्वेशन लिखने के लिए मैं जिस नोड पे बैठ के लिख रहा हूँ, जिस नोड के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसको मैं क्या पकड़ूंगा, दैट विल बी माई हाईएस्ट पोटेंशियल। जिस नोड पे, ये एकदम कसम खा लो कि जिस नोड पे बैठ के मैं नोडल लिख रहा हूँ, वो नोड हाईएस्ट पोटेंशियल पे पकड़ूंगा। अब ये अगर मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट हमेशा इसी से फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। तो जो करंट मेरा एक ही तरफ जा रहा है, वो करंट कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5 ओम, है ना। सिमिलरली जो करंट इस ब्रांच पे जा रहा है कितना होगा, वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 6 ओम, तो वी बी माइनस वी सी बाई 6 ओम, प्लस जो करंट इस ब्रांच से जा रहा है कितना होगा, वी बी माइनस जीरो, तो माइनस जीरो तो देने की जरूरत नहीं है, तो वी बी डिवाइडेड बाई 5 ओम। हो गए सारे करंट पकड़ लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों करंट हमने ले लिया, तीन ब्रांच है। तो एज पर किरचॉफ करंट लो, कि किसी भी नोड पे सम ऑफ द करेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने बी डी बाई 5 माइनस जी ए का वैल्यू मुझको पता है, बी ए कितना होगा, यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 20 वोल्ट है, तो ये कितना का होगा, 20 हो जाएगा। ये +10 में है, तो ये भी +10 हो जाएगा, बीसी। तो मैंने लिख दिया वी ए के जगह पे 20, वी सी के जगह पे 10, और फिर सॉल्व कर लिया इसको। अभी सॉल्व कर लेना है बैठ के, इसको सॉल्व करना तो बड़ी बात है नहीं, है ना। ओके, और फाइनली ओके सर। अपने को निकालना है ये वाला करंट। तो ये करंट कितना है, दिस करंट इज नथिंग बट डीवी बाई 5 ओम, है ना। ये करंट कितना होगा, डीवी बाई 5 ओम। ओके, चलो और एक करते हैं, तो थोड़ा क्लियरिटी आएगी। हाँ, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं एक करंट सोर्स देता हूँ 1 एम्पियर, 3 ओम, 1 ओम। अभी इसका ना भी ए कितना है वो निकालना है, भी ए का वैल्यू निकालना। तो अगर मैं नोडल लिखता हूँ, देखो कैसे लिख सकते हैं, भी ए नोड पे मैं नोडल लिखता हूँ, दिस इज माई ए नोड। तो इस साइड से आई करंट आ रहा है, ये 2 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है, और इधर से फिर 1 एम्पियर का एक सोर्स लगा हुआ है। ठीक है,
काम कर दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दो 2 ओम का। हाँ। तो क्या करना है, सबसे पहले नोड देखो, यहाँ पे एक नोड लगाए, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, ये तो VA है। ओके, अगर किसी ब्रांच पे मुझको करंट सोर्स दिया हुआ है, करंट है, तो मुझको वोल्टेज पे जाने की जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्टली करंट ले सकता हूँ। ओके, तो ये करंट आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। इधर से ये 2 वोल्ट है, तो मैं लिखूंगा ऐसे एट नोड, ये सपोज ए नोड है, एट नोड ए क्या हो जाएगा, VA इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल, तो VA माइनस कितना, ये पॉइंट 2 वोल्ट पे होगा, तो VA माइनस 2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक, ये करंट हो जाएगा। अभी ये करंट लिखो, प्लस VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 ओम, प्लस ये वाला करंट लिखो, ये तो कितना करंट है, ये तो दिया हुआ है करंट सोर्स 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर ही जा रहा होगा। और ये क्या है, इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट को हमने प्लस लिया, तो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट को क्या लेना पड़ेगा, -1 इक्वल टू 0, यहाँ से निकल जाएगा आपका VA बाई 2 -1 प्लस VA -1 इज इक्वल टू 0। तो VA ये कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 VA इज इक्वल टू 2, तो VA इज इक्वल टू 4/3। Am I right? A plus this. Okay? ठीक है, तो एक काम करो, कुछ किताब है ना लकी, हाँ सर, कौन सी किताब? वो कोई भी किताब है आपके पास हाँ हाँ नेटवर्क का, तो कोई भी किताब उठाओ, उसमें से 2-4 नेटवर्क के प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, जब आप नेटवर्क के हाँ सर। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब जाके हाँ समझ में आएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज बताओ कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, तब जाके ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। और 7:30 को मिलते हैं, 7:30 को हम लोग अपना ओके। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय। Aku ustasin naik. Ini dia buat apa?